विश्लेषण की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर आज दो बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि अगर कांग्रेस आबादी के हिसाब से लोगों को उनका हक देने की बात कर रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का नहीं बल्कि हिंदुओं का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी तो देश में हिंदुओं की ही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने यह कही कि विपक्षी दल जातियों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत में सबसे बड़ी जाति का नाम है गरीबी। और यह वो बात है जो हमने भी कल रात ब्लैक एंड व्हाइट में आपसे कही थी। हमने आपसे कहा था कि इस देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। सबसे बड़ी जाति है गरीब। देश का 90% जो लोग हैं वो तो इसी जाति के हैं जिसका नाम है गरीबी। और इसमें भी गरीबों को एक जाति मानकर ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यानी अब जन्म के नाम पर किस परिवार में आपने जन्म लिया है, किस जाति में आपने जन्म लिया है, इसके आधार पर आरक्षण छोड़कर इस बात पर आरक्षण होना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति आज क्या है। और अब यही बात आज छत्तीसगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। तो देश के संसाधनों पर किसका पहला हक होना चाहिए? उन लोगों का पहला हक होना चाहिए जिनकी संख्या ज्यादा है, उन लोगों का पहला हक होना चाहिए जिनकी संख्या कम है, क्योंकि पहले तो यह कहा जाता था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका पहला हक है। अब अगर संख्या के हिसाब से जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा कह रहे हैं, अब बहुत सारे जो हिंदू नेता हैं वो आ जाएंगे और कहेंगे कि संख्या में तो हम ही ज्यादा हैं तो पहला हक हमारा होना चाहिए।
आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 17 वर्ष पुराना वो बयान भी आपके लिए निकाल लिया है जिसमें वर्ष 2006 में उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर लोगों का हक उनकी आबादी के हिसाब से तय होना चाहिए, जितनी ज्यादा आबादी उतना ज्यादा हक। लेकिन 17 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आज आप सबको बहुत ध्यान से यह भी सुनना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा बाकी सभी मुद्दों में शायद सबसे ऊपर होगा। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको इस बड़ी स्क्रीन पर आज कुछ आंकड़े बहुत ध्यान से देखने चाहिए। देखिए, इस समय भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और मुसलमानों की आबादी 15% है, जिसमें विपक्षी दल 15% मुस्लिम वोटों को तो एकजुट रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये भारत की राजनीति का एक पाई चार्ट है जो आज आप देख सकते हैं। ये जो मुस्लिम आबादी है 15%, विपक्ष जानता है ये कहीं नहीं जाएगी, ये बीजेपी को वोट देने वाली नहीं है, ये तो अलग हो गई, ये सुरक्षित जो क्षेत्र है विपक्ष का वो ये है। विपक्ष को लगता है ये 15% तो उन्हें मिल ही जाएंगे। अब देखिए, अन्य है 5% जो अन्य धर्म के लोग हुए, और ये जो बाकी का जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर ऊपर तक, ये 80% ये है हिंदू आबादी। अब देखिए, बीजेपी की जो नजर है वो इसी हिंदू आबादी पर है और विपक्ष की नजर भी इसी हिंदू आबादी पर है जो है 80%। अब उनकी कोशिश यह है विपक्ष की कि किसी तरह से हिंदू पर 80% जो है वोटों को अलग अलग जातियों में बांटकर उनका ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि हिंदू वोट अगर जातियों में इस तरह से बंट जाते हैं तो इससे विपक्षी दलों को ज्यादा फायदा होगा और बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान हो सकता है। देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी ये चाहती है कि ये जो पूरा 80% है जो पहले बटा हुआ था ये एक हो जाए। मैं वापस आपको पुराना एक पाई चार्ट दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पुराना पाई चार्ट देखिए, ये देखिए, ये विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष ये चाहता है, क्या चाहता है विपक्ष, ये जो 80% हिंदू हैं ये छोटी 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 जातियों में बट जाएं, ये हजारों लाखों जातियों में बट जाएं, ये छोटी छोटी जातियां एक वोट बैंक बनेंगी। देखिए, ये छोटे छोटे वोट बैंक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। विपक्ष चाहता है ये 80% हिंदू आबादी ऐसे छोटे छोटे वोट बैंक्स में बट जाए। और ये बटेंगे कब, जब इन्हें पता होगा कि इनकी जाति की संख्या क्या है और संख्या बल के आधार पर ये लोग अपनी मांग उठाना शुरू करेंगे, अपना हक मांगना शुरू करेंगे। और फिर विपक्ष इनसे यह कहेगा कि अगर हम आ गए सत्ता में तो हम आपको इस आपकी संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे। अगर यह संख्या ज्यादा है तो इसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा, इसका हक ज्यादा है, और अगर ये जो जाति है ये छोटी है, इसकी संख्या कम है, तो इसे कम हक मिलेगा और इसको आरक्षण भी कम मिलेगा। यह फॉर्मूला विपक्ष बेच रहा है। अब देखिए आगे बीजेपी क्या चाहती है। अब अगला पाई चार्ट देखिए, बीजेपी यह चाहती है कि जो 80% वोट बैंक बटा हुआ था थोड़ी देर पहले, ये एक हो जाए। सारे जो 80% हिंदू हैं वो जातियों से ऊपर उठकर अपने आप को सिर्फ एक हिंदू वोट बैंक माने। तो ये 80% हिंदू पूरी तरह से कंसोलिडेट यानी एकजुट हो जाएं, और बीजेपी इसी दिशा में अभी प्रयास कर रही है। तो ये दो जो पाई चार्ट हैं ये आपके सामने हैं, एक विपक्ष का और एक बीजेपी का। देखिए, ये विपक्ष का है जिसमें विपक्ष ये चाहता है कि ये 80% जो है ये बट जाए छोटे छोटे हिस्सों में, और बीजेपी जो है वो ये चाहती है कि तस्वीर आपको ऐसी नजर आए, तस्वीर में सिर्फ 3 रंग आपको नजर आए, और ये जो 80% का रंग है ये पूरा एक हो जाए। इधर एक ये रंग है, ये मुस्लिम वोट बैंक है, और ये अन्य दलों का, अन्य धर्मों का वोट बैंक है। तो इन दोनों स्थितियों से आप ये समझ सकते हैं कि विपक्षी दलों की रणनीति क्या है
और बीजेपी की रणनीति क्या है। हमें सूत्रों से पता चला कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल 80% हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने भी हिंदू वोटों को अब एकजुट रखने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट रखने का प्रयास करेगी और इसी कड़ी में पार्टी जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को भी एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। अब यह जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या है? वर्ष 2017 में यह कमीशन मोदी सरकार ने इसलिए बनाया ताकि ओबीसी समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो अभी 27% आरक्षण मिल रहा है, उसमें ओबीसी की उपजातियां बनाकर इस कोटे को उनमें बांटा जा सके। यानी ओबीसी समुदाय में भी जो प्रभावशाली जातियां हैं, उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले और उनके लिए 27% में से कुछ कोटा अलग से निर्धारित कर दिया जाए और ओबीसी समुदाय में जो सबसे कमजोर जातियां हैं, उनके लिए इसी कोटे में अलग से एक और कोटा निर्धारित कर दिया जाए, यानी कोटे में से कोटा। यह बहुत ही क्रांतिकारी रिपोर्ट है, जिससे सही मायनों में ओबीसी समुदाय की गरीबी और कमजोर जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है और इसमें ओबीसी के जो गरीब लोग हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा और ओबीसी के अंदर जो सबसे कमजोर जातियां हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। और यह रिपोर्ट बीजेपी को हिंदुओं के वोट एकजुट रखने में भी मदद कर सकती है, इसलिए बीजेपी ने इस रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाने का अब फैसला किया है। तो यह आप याद कर लीजिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन, यह आने वाले महीनों में आपको बहुत सुनने को मिलेगा।